अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, प्रोजेक्ट अप्रेजल के ऊपर। हमने कल 5 पेपर क्वेश्चंस पे बात शुरू की थी और हमने लाड़काना फैब्रिकेशन लिमिटेड का सवाल कंप्लीट किया था और वालिका के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से? अच्छा जी, वालिका के क्वेश्चन को ही लेके आगे चलते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। कल हमने इसको कुछ ना कुछ पढ़ तो लिया था, जरा एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप 2-4 मिनट में इसको गो थ्रू अगेन कर लीजिए। देन वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। रिफ्रेश कर लीजिए जरा इसका डाटा और स्टोरी। पार्ट बी इसका हम कवर करने जा रहे हैं, 17 मार्क्स का। इसकी रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, बताइए वालिका को ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं। अच्छा जी, प्रोजेक्ट लाइफ है 4 साल। टैक्सेस नोट नंबर 8 में बता रहा है सेम ईयर, जिस साल आपका टैक्स, जिस साल के प्रॉफिट का उसी साल पे होगा। हमें इसको ख्याल रखना होता है क्योंकि ये एरियर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 4 साल लाइफ है तो आखिरी कैश फ्लोज हमारे 4 साल, आखिरी कमाई 4 साल बाद होगी और टैक्सेस भी आखिरी 4 साल बाद ही जाएंगे। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा जीरो में ली जाती है। तो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा 0 से 4 तक के कैश फ्लोज हैं। तो हम पहले अपने आंसर के फॉर्मेट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 वालिका की बात कर रहे हैं। हमारा जो फॉर्मेट 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये जो हमारा आंसर का फॉर्मेट, आपको पता है वर्किंग और आंसर अलग पेजेस पे होते हैं। अच्छा, डाटा चूंकि हमें यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया, वो मिलियंस में डाटा है, तो हम फिगर्स को भी मिलियंस में ही ले जाते हैं। हम तमाम फिगर्स मिलियन में ले जाएंगे। और जो आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हमारी यहाँ पे रेलिवेंट आ रही हैं, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज आएंगे, एक वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज आएंगे, देन वी विल हैव नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और इसके बाद टैक्सेशन। ये हमारी टोटल आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज हैं। जनरली हमारे मोर देन 90% जो क्वेश्चन हुआ करेंगे उनमें यही 3 या 4 आइटम्स, कहीं वर्किंग कैपिटल होगा कहीं नहीं होगा, लेकिन ये 3 या 4 आइटम्स हमारे पास आया करेंगी। यहां से वी विल टेक नेट कैश फ्लोज, एनपीवी टूल अप्लाई करना है तो डिस्काउंट फैक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन होगी, वहां से प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसके ऊपर हम डिसीजन देते हैं। तो ये हमारे आंसर का फॉर्मेट, इसको अब हमें पॉपुलेट करना है और इसके लिए जहां जहां वर्किंग की जरूरत होगी वो बना लिया करेंगे हम। तो स्टार्टिंग विद इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इट इज 50 मिलियन। और इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो दूसरा कैश फ्लो होता है वो कौन सा होता है? इसकी रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी गई है दैट इज कहां पे है? नोट नंबर 6 में। नोट नंबर 6 में बताया गया है कि न्यू प्लांट विल बी डेप्रिशिएटेड एट 25% रिड्यूसिंग बैलेंस और रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। इसका मतलब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फिगर 50 वो तो भी पिक कर सकते हैं। रेजिडुअल वैल्यू की फिगर हमें मिलेगी जब हम डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का शेड्यूल नॉर्मली हम बनाते हैं टैक्सेशन की वर्किंग करते हुए, क्योंकि हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाते हैं, वहां पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब हम इस फिगर पर भी होल्ड करके चलेंगे, ये हमारी होल्ड रहेगी
फिलहाल हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो में 50 मिलियन, मिलियन में डाटा 2 डेसिमल तक शो करते हैं, ये ले लेते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल को भी हम डील कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल की कहानी नोट नंबर 5 में अवेलेबल है। 10 मिलियन वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। प्रोजेक्ट के शुरू में 10 मिलियन की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, सालाना इसने 10% से बढ़ना है। चेंजिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं, तो उसको हम उसी तरह जो हमने 3 कॉलम वर्किंग सीखी थी, एक पीरियड वाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड देन वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। तो जब भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में चेंज आ रही हो, हम 3 कॉलम वर्किंग की मदद से इसको हैंडल करेंगे। तो हम पहले वर्किंग कैपिटल की वर्किंग यहां बना लेते हैं जनाब। वर्किंग नंबर 1, 3 कॉलम वर्किंग होती है, एक ईयर, दूसरा कॉलम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और तीसरा कॉलम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। ईयर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। जस्ट बाय रीडिंग द नोट अगेन, प्रोजेक्ट के शुरू में हमें 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रोजेक्ट शुरू से मुराद जीरो में हमें 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर कहा गया है इसमें सालाना 10% का इजाफा आएगा, मतलब 1 साल बाद ये रिक्वायरमेंट 10 इंटू 1.1 हो जाएगी, 11 मिलियन। 2 साल बाद ये 10 इंटू 1.1 रेज टू पावर 2 हो जाएगी, 12.1 मिलियन। 3 साल बाद ये 10 इंटू 1.1 रेज टू पावर 3 हो जाएगी, कितनी थी, 13.31। और 4 साल बाद तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, ये 0 हो जाती है। ये बात हमने सीखी है, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 0 हो जाती है। तो 0 में 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, 1 में 1 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट, 1.10 की और इन्वेस्टमेंट, 1.21 की मजीद इन्वेस्टमेंट एंड 13.31 की रिकवरी। लीजिए जी, ये हमने वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बनाने का जो असूल मेथड सीखा था, उसके तहत हमने ये वर्किंग प्रेजेंट की। जब भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में चेंजेस, वेरिएशन नजर आएगी, हम इसी फॉर्मेट पे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज मेजर करते हैं। हम ईयर वाइज स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट 0 से लेके प्रोजेक्ट एंड 4 तक हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन करेंगे और वहां से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से फिर हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाते हैं। किसी स्टूडेंट को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की डिटर्मिनेशन में या वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन में हमने ये केसेस हैंडल किए हुए हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं, तो क्वेश्चन में भी हम उसी जो इलस्ट्रेशन में नॉलेज लिया था, वही नॉलेज, वही स्किल है जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। सो वर्किंग कैपिटल वर्किंग 1 से लाएंगे, यहाँ पे 10 मिलियन का आउटफ्लो, 1 मिलियन का आउटफ्लो, 1.1 का आउटफ्लो, 1.21 का आउटफ्लो और 13.31 की रिकवरी। ये वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हैंडल हो गए जी हमारे। अब हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे जाना है, इसके लिए हम वर्किंग 2 बना लेंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं जी? हमारे पास तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हमने प्रोडक्ट को बेच के जो रेवेन्यू कमाना है वो लिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट जो हम पे करेंगे वो डिडक्ट की जाती है, और अगर कोई फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको भी लिया जाता है। तो हम जब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की तलाश में इस क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक तो यूनिट्स का डाटा अवेलेबल है, यहाँ पे डिमांड है, लेकिन हमने सब्जेक्ट टू 200,000 इसको कैटर करना है। फिर हमारे पास प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की जगह डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दिया गया, जो कि हमारी जिंदगी आसान की गई है। और इसके अलावा कोई फिक्स कॉस्ट का इसके अलावा कोई जिक्र है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र है, ठीक है। सो हमारे पास हम यूनिट्स बेचेंगे, कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए वी विल हैव टू इनकर फोरगो रेंटल इनकम, हमें रेंटल इनकम को फोरगो करना पड़ेगा। तो ये भी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाती है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में हमने ये प्लांट लगाना है वो बिल्डिंग ऑलरेडी हमने किराए पे दी हुई है, ठीक है जी। तो ये भी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए हमारे लिए जो पॉइंट रेलेवेंट हो रहे हैं, एक इसको कंसिडर करते हुए वॉल्यूम यहां से उठाएंगे, कंट्रीब्यूशन यहां से उठाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट यहां से लेंगे, एनी अदर आइटम, दैट्स इट। इसके बाद सिर्फ ये डेप्रिसिएशन रह जाएगी, ये नेक्स्ट वर्किंग में टैक्सेशन के लिए हम अकाउंट फॉर करेंगे। तो ये जनाब हमारे पास डाटा है। अब वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन, रेंट, 1 बाय 1 हम इनको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम और फिर कंट्रीब्यूशन को लेके एनुअल कंट्रीब्यूशन डिटरमिन करते हैं। तो मैं इसी पेज को मैं बोर्ड के तौर पे यूज करने लगा हूं, बजाय से कि हम स्क्रीन को उठाएं, हम इसी पेज को बोर्ड के तौर पे यूज करते हैं। लीजिए जी, ये हमारे पास बोर्ड अवेलेबल हो गया। अब इस पे हमने वर्किंग बनानी है, वर्किंग नंबर 2 ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए। हमारे पास प्रोजेक्ट ने चलना है 4 साल, 4 साल हमने टर्नओवर जनरेट करना है। तो अकॉर्डिंगली फिलहाल हम शुरू करते हैं 4 साल से ही। 1 2 3 4 जीरो की भी जरूरत पड़नी है इस वर्किंग में, लेकिन फिलहाल उसको मैं टच नहीं कर रहा। मैं चले कॉलम में ड्रॉ कर देता हूं ताकि मेरा रूलर मेरा फारिग हो जाए। फिलहाल मैं 1 2 3 4 के हिसाब से आपसे डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। ये जीरो की कहानी बीच में कहां से आएगी वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करता हूं। तो स्टार्टिंग ऑन द सेम पैटर्न जैसे कल हमने किया था, हम यहां पे पहले लेंगे डिमांड। हमें जो डिमांड का डाटा दिया गया है, हम अगर डिमांड की वर्किंग देखते हैं तो मैं कहा गया है जी पहले साल आपकी सेल होगी कितनी थी, 180,000 यूनिट्स में हम डिमांड ले रहे हैं जी, 180,000। इसके बाद
पहले साल 180,000 की डिमांड है, इसके बाद इसमें अगले 2 सालों में 10% का इजाफा आना है। 2 में कितना इजाफा आएगा? 198 पे चला जाएगा। 3 में 10% का ऐड करेंगे तो वो तो 2 लाख से ऊपर निकल जाता है, लेकिन हम तो 2 लाख ही बेच पाएंगे। 4 में जो 3 की डिमांड आई थी उसमें उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% कमी ले लो, कितनी आती है? 1,96,020। जरा तो जैसे देख लीजिएगा, इसमें आपने इजाफा डाला 10% का, तो वो तो चला गया 2 लाख से काफी ऊपर। हमने कहा जी वो तो हम नहीं बना सकते, हम तो 2 लाख ही बना सकते हैं, हम तो 2 लाख लेंगे। लेकिन इसके बाद डिमांड में 10% कमी आई, तो जो भी हमारी डिमांड यहां से निकली हुई थी उसको हम 90% पे ले आए, तो वो 2 लाख से नीचे आ गई है, उसको हम कैटर कर लेंगे। ठीक है, तो डिमांड में कमी आई है और हम डिमांड अप टू 2 लाख सर्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिमांड 2 लाख से ऊपर जा रही थी, उसको हमने कैटर कर लिया। मैं इसको डिमांड ऑब्लिक सेल्स इस तरह कर देता हूँ। बेसिकली ये डिमांड से मैंने सेल्स कन्वर्ट कर ली है। ठीक है, तो ये मेरे पास जनाब 4 सालों की सेल्स आ गई हैं। इसके बाद मैं इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे बताया गया है रुपीस में। पहले साल का है 100 और ऑनवर्ड मुझे कहा गया है 5% पर एनम ग्रोथ है। तो जनाब नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 105। उससे अगले साल 110.11.25 एंड द लास्ट वन 0.76। लीजिए जी, अब यहां से हम बना सकते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन, और मैं एनुअल कंट्रीब्यूशन अब रुपीज इन मिलियन में ले आऊंगा क्योंकि ये फिगर काफी बड़ी हो जानी है। तो मैं यहां से रुपीज इन मिलियन में चला जाता हूं। 180,000 इंटू 100 करेंगे, साथ ही डिवाइड बाय मिलियन करके मिलियन में ले आते हैं। तो बताइए एनुअल कंट्रीब्यूशन पहले साल का 18 मिलियन, सेकंड ईयर 20.79, थर्ड ईयर 22.05, फोर्थ ईयर 22.69। लीजिए जी, ये आ गया हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम वाले का ये प्लांट लगाता है, सालाना कितने यूनिट्स बेचेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, सालाना कंट्रीब्यूशन क्या होगा? बेटा डिमांड में 10% कमी आ रही है, तो डिमांड यहां पे कितनी थी, उसमें 10% कमी आ रही है। हमारी सेल्स में 10% कमी नहीं आ रही बेटा। मैंने एक जुमला बोला, आपने शायद उसको पिक नहीं किया। मैंने एक जुमला बोला है कि डिमांड का बिहेवियर हमें बताया गया है एंड वी विल बी एबल टू केटर मैक्सिमम अप टू 200,000। तो हमने डिमांड का कर्व अगर देखें, यहाँ पे अगर आप डिमांड बनाओ ना, चले मैं कहता लाइन डिमांड की हम अलग से डाल देते हैं, हमने तो डिमांड मैंने सेल्स में कन्वर्ट कर दी ना। तो आप अगर डिमांड की लाइन यहाँ पे ऊपर में आपकी डिस्कशन के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉट करूँ तो भाई 180,000 डिमांड है, आपने कहा जी 180,000 सेल हम कर लेंगे। 198,000 डिमांड है, आपने कहा जी हम 198,000 सेल कर लेंगे। यहाँ पे डिमांड कहाँ पे चलेगी? 217,800। तो हमने कहा जी हम तो 2 लाख सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिमांड कितनी आ गई? 196,020। हमने कहा जी हम पूरी कर देंगे। ये डिमांड का बिहेवियर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमने डिमांड में से अप टू 2 लाख सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेल्स फिगर आ गई। ये डिमांड का बिहेवियर है, इसमें से हमने सेल्स की फिगर अपनी वर्कआउट कर ली अप टू 200,000। उसने ये नहीं कहा कि सेल्स में 10% कमी आएगी। ठीक है, एंड यू मे नॉट बी द ओनली सप्लायर इन द मार्केट, मार्केट में और भी सप्लायर होंगे। तो ये डिमांड थी, डिमांड में कमी आई है। आपने देखा भी जहां तक डिमांड 2 लाख के अंदर अंदर है हम उसको पूरा कर देंगे, तो अप टू 200,000 डिमांड हम पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारी सेल्स की फिगर है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, एनुअल कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। अच्छा, जब जरा रेंट की कहानी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट, रेंट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जी, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी जरा ट्रिकी है, देखिएगा। उसके लिए मैं फिर आपको रेंट के नोट पे लेके जाता हूं। ये मैं साइड पे करके रेंट के नोट पे लेके आता हूं। ये है जी रेंट का नोट, कौन सा? नोट नंबर 4। द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड at VL's premises which are presently rented out at 1.8 million per annum. Currently उसका किराया 1.8 million है presently, ठीक है, present मतलब 0, उसका रेंट 1.8 है। As per the terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. अच्छा जी, आज 1.8 million किराए पे हमने बिल्डिंग को दी हुई है, लेकिन हम अगर ये बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे तो ये आज का किराया जाएगा, अगले साल का किराया जाएगा। मेरी रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि मैंने आज अगर प्लांट शुरू करना है तो आने वाले साल का किराया मैं फोरगो करूंगा ना, तो आने वाले साल का किराया 1.8 नहीं होगा, आने वाले साल में, क्योंकि 1.8 तो प्रेजेंट है, हम तो फ्यूचर की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। तो पहली बात कि भाई हमारा जो किराया फोरगो होगा वो आने वाले साल का होगा और वो 7% इजाफे के साथ होगा। 1.8 मिलियन इंटू 1.07, ये पहली रेंटल इनकम है जो मैं फोरगो करूंगा। दूसरी बात आती है इसकी टाइमिंग। भाई ये तो है कॉस्ट, जो पहले साल की इनकम मुझे आनी थी मैं फोरगो करने जा रहा हूं। ये इनकम मुझे आनी कब थी? एडवांस। कहां पे? नोट नंबर 4। वुड बी द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। पहले साल का किराया जो कि 1.8 इंटू 1.07 है, लेकिन मुझे आना था कब? आज। एडवांस में साल के शुरू में आएगा ना। एडवांस का मतलब क्या? साल के शुरू में। तो पहले साल का किराया पहले साल के शुरू में आना था। पहले साल का शुरू का मतलब होता 0।
तो मुझे पहले साल का किराया 1.8 इंटू 1.07 जीरो में आना था, जो मैं फोरगो कर रहा हूं। तो मेरी पहली जो रेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट है दैट इज 1.8 इंटू 1.07, कितनी बनी 1.9, 2 डेसिमल पर रखें तो 93 लीजिए जी, बट इसकी टाइमिंग है 0। ठीक हो गया जी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, अनदर 1.07 2.06 जी, 2.07 और 06 राउंड ऑफ कीजिएगा, 1.93 इंटू 1.07। मेरे पास आंसर में क्यों 2.07 नजर आ रहा है मुझे, 6 आता है। दूसरा डेसिमल क्या अगला, तो 5 होता है तो उसको हम 6 कर देते हैं, 6-7 कर देते हैं उसको जी। नेक्स्ट 2.21, नेक्स्ट दैट्स इट। 4 साल पूरे हो गए। 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 साल की रेंटल इनकम हमने फोरगो करनी है। ये 4 साल की रेंटल इनकम जो हम फोरगो कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बेशक एन लगा दूं तो ये मेरी वर्किंग यहीं पे होगी, पूरी खत्म होगी बस। तो पहली इनकम जो मैं फोरगो करूंगा पहले साल की 1.93 मिलियन है, लेकिन वो इनकम की टाइमिंग मेरी एडवांस 0 बनती है। पहले साल का शुरू मतलब 0 बनती है, एंड सो ऑन। लीजिए जी, यहां से अब हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाते हैं। बेटा मैंने आपकी जो तवज्जो दिलाई, हमें कर बताया गया है किराया प्रेजेंटली 1.8 है, मतलब हम आज खड़े हैं और किराया 1.8 चलता है प्रेजेंट में। हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में प्रेजेंट नहीं फ्यूचर कंसिडर करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट लगाने की सूरत में जो पहला रेंट फोरगो करना है वो फ्यूचर फर्स्ट ईयर का रेंट फोरगो करना है, फ्यूचर फर्स्ट ईयर का रेंट फोरगो करना है। और फ्यूचर फर्स्ट ईयर का रेंट प्रेजेंट अगर 1.8 है तो फ्यूचर में 7% इजाफा लग जाएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब क्या, अगला 1 साल, तो अगला 1 साल में वो रेंट नहीं चलेगा जो आज चल रहा है, फ्यूचर में 7% इंक्रीज आ जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है उसकी टाइमिंग की कि पहले साल का रेंट, फ्यूचर के पहले साल का रेंट 60% इजाफे के साथ ये होगा, लेकिन ये रेंट ड्यू कब होता है, पहले साल के शुरू में। तो पहले साल का शुरू होता है 0, टाइमिंग इसकी 0 है। ये रेंट 1 साल बाद का है, 1 साल बाद का है इसलिए ग्रोथ के साथ आएगा। लेकिन 1 साल बाद का रेंट रिसीव होने एडवांस में, 1 साल बाद का रेंट रिसीव होने एडवांस में, तो इसकी टाइमिंग 0 आ रही है। पहले साल का रेंट पहले साल के शुरू में आ रहा है, फ्यूचर का रेंट आज आ रहा है, तो फ्यूचर में ग्रोथ के साथ, इंक्रीमेंट के साथ आएगा। प्रेजेंटली का मतलब रेंट जो हमारा करंटली चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, फ्यूचर में वो एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस क्लियरली टोल्ड कि जी पहले साल में भी यही चलेगा। अगर उसे लिख दिया होता है ना प्रेजेंटली ये है एंड दिस विल बी एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ईयर, फिर हम बात कहानी 1.8 से शुरू करते हैं। प्रेजेंटली चल रहा है मतलब हमारा जो रेंटल पे बिल्डिंग गई हुई है उसका प्रेजेंट रेंट 1.8 है, सालाना इंक्रीमेंट 7% है, और हमारा फ्यूचर के लिए पहला इनकम 1 में आनी है, क्योंकि हमने तो फ्यूचर देख रहे हैं ना। हमारी पहली इनकम फोरगो जो होनी है वो किस पीरियड की होनी है, अगले 1 साल की। अगले 1 साल का मतलब 1, तो जब 1 में चले गए, प्रेजेंट तो 0 है, तो 1 में चले गए तो 1 में 7% इजाफा लग गया ना। ठीक है, प्रेजेंट 0 होता है तो हम प्रेजेंट का नहीं 1 की इनकम इंटरेस्टेड है। हमारी 1 में पीरियड 1 की इनकम क्या होगी, तो पीरियड 1 की इनकम हमारी 7% इजाफे के साथ ये होनी है। हाँ, वो लेना बात है उसकी टाइमिंग 0 है, आनी एडवांस में। ठीक है, एक है पीरियड, किस पीरियड से कैश फ्लो रिलेट करता है, दूसरा उसकी टाइमिंग क्या है। अच्छा, यहां पे अब हम इसका अगर नेट कैश फ्लो लें तो हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कहानी कुछ ये बनती है 15.93, 18.58, 69 और ये 22.69। लीजिए जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तो हमारे यहाँ पे बन गए। इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेन अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो हमारी आंसर है उसमें ले जाएंगे। हम वर्किंग टू बना रहे हैं, वर्किंग टू को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। 1.93, देन 15.93, कितना जी, 18.58, 19.69, 22.69। लीजिए जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी आ गए। अब हमने टैक्सेशन बनाना है, तो टैक्सेशन के लिए हम इसी वर्किंग को एक्सटेंड कर लेंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की वर्किंग को ही एक्सटेंड करते हैं जी। एनी क्वेश्चन, यहां तक कोई सवाल, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाने तक कोई सवाल? अच्छा, अब यहां पे एक एडिशनल ट्रीटमेंट हमें सीखनी है टैक्स की कैलकुलेशन में। नॉर्मली तो हमने जो बात सीखी हुई है अभी तक कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेस डेप्रिसिएशन प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट कर लो। बट यहां पे एक इशू आ गया है, और वो इशू आया है इस अमाउंट की वजह से, इसकी टाइमिंग की वजह से। ये कॉस्ट किस पीरियड की है, 1 की। ये कॉस्ट है किस पीरियड की, 1 की, लेकिन कैश फ्लो के हिसाब से 0 के सामने रखी हमने, क्योंकि एडवांस में जो आनी है कॉस्ट, तो इसलिए 0 पे रख दी। लेकिन अब हम जा रहे हैं टैक्सेशन की तरफ, तो टैक्सेशन में तो कैश फ्लो नहीं देखा जाता, टैक्सेशन में तो मैचिंग देखी जाती है, कॉस्ट किस पीरियड की है ये देखी जाती है।
तो टैक्स की कैलकुलेशन के रेफरेंस अगर देखिए तो ये कॉस्ट यहां पे नहीं होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए? 1 में, ये कॉस्ट 2 में, एंड सो ऑन। ऐसे अगर ये टाइमिंग का मसला ना होता, एडवांस में इनकम आ रही हो या एडवांस में कॉस्ट जा रही हो, ये मसला ना होता तो हम सिंपली डेप्रिसिएशन लेस करते, प्रॉफिट पे चलते, आगे चले जाते। लेकिन यहां पे हमें एक एडजस्टमेंट एडिशनल करनी पड़ेगी कि भाई हमारे जो कैश फ्लो है इसमें टाइमिंग का मसला है। इन कैश फ्लो में जो रेंटल की अमाउंट है वो एडवांस में आई हुई है, तो उसको जरा एडजस्ट करने की जरूरत है, एक एडिशनल स्टेप करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहां पे लिखते हैं जी टाइमिंग एडजस्टमेंट ऑफ रेंट। और ये एडजस्टमेंट क्या है कि यहां से 1.93 को रिवर्स करो और यहां पे 1.93 को माइनस कर दो, इधर से 2.07 को रिवर्स करो, इधर से 2.07 को माइनस कर दो, इधर से 2.21 को रिवर्स करो और अगले साल में 2.21 को माइनस करो, यहां पे 2.36 को रिवर्स करो और यहां पे 2.36 को माइनस करो। ठीक हो गया? तो यहां पे मैंने 1.93 ऐड बैक किया टैक्स के लिए सिर्फ, ठीक है। कैश फ्लो की फिगर मैंने यहां से उठा लिया, मैं ले गया वहां पे। अब मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए चल रहा हूं। तो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए मुझे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट से पहले टाइमिंग की एडजस्टमेंट की जरूरत है कि ये जो एडवांस की कैश फ्लो है इसको मुझे इसके रेलेवेंट मैचिंग पीरियड में लेके जाना है, क्योंकि टैक्सेशन के लिए हम इनकम और कॉस्ट को मैचिंग पीरियड में अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो के लिए अकाउंट फॉर करने का तरीका फर्क है, टैक्सेशन के लिए अकाउंट फॉर करने का तरीका थोड़ा अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये मैंने एडजस्टमेंट पास की। जी, एनी क्वेश्चन? तो इधर एड बैक हुआ, आगे लेस हो गया, इधर एड बैक हुआ, आगे लेस हो गया, इधर एड बैक हुआ, आगे लेस हुआ, इधर एड बैक हुआ, आगे लेस। हमने टाइमिंग की एडजस्टमेंट कर दी है। अब इसके आगे हम रूटीन में जो लेस टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे, यहां से हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिलेगा जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्या रेट है टैक्स का जी? 30%। 30% टैक्स का रेट है जी। तो टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग 2.1 बना लेते हैं। वर्किंग 2 हमारी चल रही है, तो वर्किंग 2.1 हम टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं। वर्किंग 2.1 टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन हमारी कितने कॉलम? 2 कॉलम वर्किंग होती है। एक कॉलम टैक्स डेप्रिसिएशन का, एक ईयर का। टैक्स डेप्रिसिएशन एंड ईयर। टैक्स डेप्रिसिएशन क्या पॉलिसी है जी? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो रुपीज इन मिलियन में ही ये वर्किंग रहेगी हमारी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन की है, 25% के हिसाब से पहली डेप्रिसिएशन 12.5 बनी और पहली डेप्रिसिएशन 1 में 2, 3, 4। सेकंड डेप्रिसिएशन 12.5 का 75% कितनी बनी? 9.38। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 9.38 का 75% 7.03504 कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रेजिडुअल वैल्यू आपकी जो है वो कैरिंग वैल्यू के बराबर है। रेजिडुअल वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, अगर तो रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या करते थे? हम यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू बनाते थे, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालते थे और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेते थे। अगर क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो हम रेजिडुअल वैल्यू को यहाँ पे यूज करते थे डेप्रिशिएबल अमाउंट बनाने में और यहाँ पे बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन ले लेते थे। लेकिन अब हमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, तो जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम आखिरी साल में रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ही लेते हैं। 7.04 का 75% कितनी बनी जी? 5.28। आखिरी साल में जब रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो आखिरी साल में आप रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हो, क्योंकि फिर हमें रेजिडुअल वैल्यू यहां से बनानी है, क्योंकि हमने अब यहां से रेजिडुअल वैल्यू बनानी है। और रेजिडुअल वैल्यू कैसे बनेगी? यहां से देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी आपने, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी 4 सालों में, सम करो 34.2 ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। और इसको अगर हम कॉस्ट से डिफरेंस करें इसका 50, तो हमें ये कैरिंग अमाउंट या WDV मिल जाती है 15.8। यही वर्किंग हम रेफर कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू के लिए और यही वर्किंग हम रेफर कर देंगे डेप्रिसिएशन के लिए। वर्किंग 2.1 को मैं यहां पे रेफर करके 15.8 की रेजिडुअल वैल्यू इधर से ले आऊंगा और यहां से डेप्रिसिएशन उठा के हम टैक्स की कैलकुलेशन में भी ले जाएंगे जी। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई यहाँ पे डेप्रिसिएशन में हमने एक नई चीज सीखी कि मैं रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। जब रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल ना हो तो आखिरी साल भी रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ही ली जाती है। अगर रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल हो तो आखिरी साल बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन हम ले पाते हैं, पर यहाँ पे बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ही नहीं जा सकती इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। जी, एनी क्वेश्चन? जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने कहाँ लेस की है भाई? इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का डाटा गिवन ही नहीं है, हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यहाँ पे ली ही नहीं हुई।
भाई कहां पे आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस किया जिसको ऐड करना चाह रहे हो? कुछ डिडक्ट करोगे चीज तो ऐड बैक करोगे ना। हमने तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं की। यू आर राइट। अगर हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया जाता तो फिर हम उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। बट हमने तो कहानी कैश फ्लो से शुरू की हुई है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये हमारे नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं भाई। हम तो प्रॉफिट्स पे गए ही नहीं, हमने कैश फ्लो में से सीधी टैक्स डेप्रिसिएशन ही लेस किया नीचे। जी एनी क्वेश्चन? जी सॉरी 75% किधर से आया? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है, तो उसके लिए आप WDV का 25 लो या प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75 लो। WDV का 25 या प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75, वन एंड द सेम थिंग। मैंने प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75 लिया है WDV का 25 लेने की बजाय। इट इज एफिशिएंट एंड क्विक वे। जी एनी क्वेश्चन? तो डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई जनाब। पहली डेप्रिसिएशन आपकी 12.5 है, दूसरी 9.38 है, तीसरी 7.04 है, आखिरी 5.28। लीजिए जनाब, अब यहां से कंप्लीट कीजिए सवाल को। टैक्सेशन की फिगर लाइए। टैक्सेशन की फिगर कैलकुलेट करके इधर से मेन शीट में आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 फिगर। डिस्काउंट रेट क्या है जी सवाल का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। कंप्लीट द क्वेश्चन टिल एनपीवी। एनपीवी की फिगर मुझसे अब आप शेयर करेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, पूछिएगा। और अगर आप समझ रहे हैं इस वर्किंग को तो कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को एनपीवी तक। हमें फिर डिसीजन भी देना है क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया है, क्या वालिका को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी टैक्सेशन की फिगर निकाली किसी ने? तो चलें टैक्सेशन की फिगर में भी बता दीजिए। पहला टैक्स जी 1.07 जी, दूसरा टैक्स 2.8, तीसरा टैक्स 3.4, चौथा टैक्स 3.84, 4.52। आपकी तमाम टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कहीं टैक्सेबल लॉस तो नहीं आ रहा? यहां पे ख्याल कीजिएगा, एक चीज नोट कर लीजिए। अगर तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उन पे आप टैक्स पेमेंट्स लेते हैं, लेकिन अगर कहीं टैक्सेबल लॉस आ जाए तो उस पर टैक्स सेविंग ले लेनी है आपने। जब भी प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स पे करेंगे, अगर लॉस है तो उस लॉस की वजह से हमें कहीं ना कहीं कंपनी को टैक्स सेविंग मिल जाती है ना, कंपनी के दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट वो लॉस ऑफसेट हो जाता है, तो ख्याल रखना है। तो यहाँ पे चूंकि सारे प्रॉफिट्स हैं तो सारी ही पेमेंट्स आ जाएंगी आपके इधर, तो पेमेंट्स फीड कीजिए और नेट प्रेजेंट वैल्यू शेयर कीजिए। जी एनपीवी की फिगर आप बता रहे हैं 6.09 पॉजिटिव। एनपीवी इज 6.09 पॉजिटिव, सो डिसीजन इज कंपनी शुड इन्वेस्ट, Walika should invest in the project. Walika should invest in the project as NPV is positive. सेम ईयर। अगर किसी साल टैक्स प्रॉफिट आ रहा है तो उसी साल टैक्स पेमेंट चली जाती है,
और अगर किसी साल टैक्स लॉस आ रहा है तो उसी साल उस पर आपने टैक्स सेविंग ले लेनी है जी। उसी तरह सब वर्किंग वैसे ही, आपने लॉस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे एज इनफ्लो शो कर देना है उसी साल में। अगर कभी टैक्स लॉस आ जाए तो लॉस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट आएगी टैक्स सेविंग की उसको सेम ईयर में आप एज सेविंग शो कर दोगे, इंस्टेड ऑफ आउटफ्लो इनफ्लो शो कर दोगे। हो सकता है हमारे सामने कोई सवाल ऐसा आ जाए, हो सकता है ना आए, मैंने प्रिंसिपल आपसे शेयर कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट की एक बात आपसे डिस्कस कर लूँ। मैंने आपसे जो फॉर्मेट डेवलप किया इलस्ट्रेशन में भी इसी फॉर्मेट पे कोई बात की थी मैंने, और आगे जितने सवाल करूँगा मैं आपको इसी फॉर्मेट पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज लेंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे और टैक्सेशन होंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और टैक्सेशन हम इसी तरह वर्किंग में हैंडल किया करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं ICAP का एग्जामिनर एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन को फॉलो करता है, दैट डज नॉट मैटर। और ICAP में डिफरेंट प्रेजेंटेशन वो भी बदल बदल के मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जस्ट टू हाईलाइट द डिफरेंस, क्योंकि आई कीप ऑन हियरिंग क्वेरीज कि सर ये ICAP ने ऐसे क्यों किया, हमने तो ऐसे नहीं किया। तो भाई वो एक डिफरेंट अंदाज में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक और अंदाज में कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जिसका कर रहे होते हैं कंसिस्टेंटली एक पैटर्न से चलते हैं तो हमारे लिए ओवरऑल आसान रह जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, ये मैं ICAP का सोल्यूशन सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए आपके सामने ला रहा हूँ। आंसर सबसे पहले देख लो, वही है जो हमने निकाला हुआ है, राउंडिंग ऑफ का 6.08 6.09। इसको देख के अगर हम साइड पे कर दें तो अब उसने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को भी इधर ही हैंडल कर लिया है, मतलब कंट्रीब्यूशन यहाँ पे उठा के ले आया है। अच्छा, इसने क्या किया, कंट्रीब्यूशन में से टैक्स डेप्रिसिएशन पहले लेस कर दिया, फिर नीचे जाकर डेप्रिसिएशन ऐड बैक की हुई है। तो ये अप्रोच ही फर्क है। हमने तो अपनी मेन शीट में डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की, हमने तो डेप्रिसिएशन को वर्किंग में डील किया ना। तो ये अपनी मेन शीट में डेप्रिसिएशन पहले लेस कर देते हैं, चूंकि नॉन कैश है, फिर ऐड बैक कर देते हैं वापस। तो ये अंदाज ही फर्क है। इसने रेंट की कहानी अलहदा की हुई है, रेंट पे टैक्स का फैक्ट अलहदा निकाला हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी हमें। मैंने सब चीजों को एक बेहतर अंदाज में, एक सिस्टमैटिक वे में आपको डील करना सिखाया। तो हमें इस पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें मेन आंसर शीट में डेप्रिसिएशन की जाती है, टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी जाती है। तो हम तो मेन आंसर शीट में डेप्रिसिएशन को ट्रीट ही नहीं कर रहे थे, हमने तो डेप्रिसिएशन को वर्किंग में ट्रीट की। मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं की, मैंने वर्किंग में डील की हुई है, ठीक है। तो मैंने इस वर्किंग को अपने आंसर को नीट एंड क्लीन समराइज रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसने आंसर में सब कुछ डाल दिया, तो आंसर आपका काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी आपको दिखने में लगता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ वर्किंग्स हैं जो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको समझने की कोशिश ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको फॉलो करना आपके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, ये मार्किंग स्कीम पे एक साथ नजर डालने जरा। स्टेप वाइज मार्किंग है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने 4 सालों का कैलकुलेट किया 4 नंबर, डेप्रिसिएशन और उसका इंपैक्ट 2.5 नंबर, इंपैक्ट से मुराद उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन, उसकी शमूलियत 2.5 नंबर, टैक्सेशन की कैलकुलेशन 2 नंबर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल वैल्यू की रिसीट्स 1 नंबर, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल एंड इट्स रिकवरी 2.5 नंबर, रेंट इनकम की ट्रीटमेंट 2 नंबर, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज 2.5 नंबर और फाइनल डिसीजन हाफ मार्क। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट मिस करते हो तो सवाल गलत नहीं होता भाई। अगर आपने फॉर एग्जांपल रेंट इनकम की ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रही, आपको करना क्या, बट्टी डालो 2 नंबर ही है ना, तो 15 नंबर आ जाएंगे। 17 में से बुरे नंबर होते हैं, 15 में 17, 17 में से 15 एक्सीलेंट स्कोर है। रेंट की समझ नहीं आई, आपको वर्किंग कैपिटल की समझ नहीं आई, मैं कहता हूं उस पर बट्टी डाल दो, 4.5 नंबर लूज हो गए, फिर भी 17 में से आपके 12.5 नंबर आ जाते हैं, विच इज अगेन अ गुड वेरी गुड स्कोर। तो हमें जो चीज समझनी है कि भाई हमें एक स्टेप, एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो सवाल गलत नहीं हो रहा, 1 या 2 नंबर की बात है। तो ड्यू टाइम दीजिए, 1-2 मिनट में सोचिए, समझ आ जाए कर दीजिए, नहीं समझ आए तो इग्नोर कीजिए, असम्पशन लेके आगे चलिए सवाल को कंप्लीट करके। ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं आई रेंटल इनकम की तो हम सवाल ही छोड़ देंगे, हम उस फिगर को इग्नोर कर देंगे, उसकी ट्रीटमेंट को इग्नोर कर देंगे, जैसे ये पॉइंट हमने पढ़ा ही नहीं, उसके बगैर सवाल पूरा कर देंगे हम, तो फिर भी हमें 15 मिल जाएंगे 17 में से, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से सीखिए। और आखिरी बात मैंने कहा था कि अक्सर बच्चे कैलकुलेट किया एनपीवी, इसके बाद आगे चले जाते हैं, सबसे आसान नंबर होते हैं डिसीजन के, वो दिए बगैर चले गए आगे नंबर। तो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि आप रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक जवाब कंप्लीट करके फिर आगे मूव करें। अच्छा, इसमें फिर उसने हमें मार्किंग स्कीम के बाद हम कमेंट्स में आते हैं, तो हमें एरर भी बताए हुए हैं। ये बड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ट्रिकी ट्रीटमेंट रेंट की थी, रेंट की टाइमिंग का इशू था और फिर उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में उसकी एडजस्टमेंट थी। तो इन जनरली उसने यही लिखा जी, नियरली ऑल द स्टूडेंट्स स्कोर्ड पासिंग मार्क्स। कभी रेंट रीट्रीट किया, 2 नंबर छोड़ दो, कुछ और गलती होगी 2 नंबर और काट दो, तो कहते हैं नियरली ऑल स्टूडेंट्स स्कोर्ड पासिंग मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। मतलब पासिंग मार्क्स तो बनते हैं 17 में से 8.5, तो 17 में से 8.5 तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मजीद अगर बात करूँ ना, आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करने नहीं आए, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी नहीं आई, आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अज्यूम करके, डेप्रिसिएशन अज्यूम करके, अज्यूम्ड प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करके 2 नंबर कमा सकते हो। मार्क्स स्कोर करना कितना आसान होता है। आपको कैश फ्लो कैलकुलेट करनी नहीं आ रहे, आप अज्यूम्ड कैश फ्लो पे 10% डिस्काउंट फैक्टर लगा के एनपीवी और डिसीजन दे सकते हो, 3 नंबर यहां से भी ले सकते हो। तो मार्क्स स्कोर करना 2, 4, 5, 7 नंबर निकालना कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आपके जहन में अप्रोच होनी चाहिए, यार मुझे डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं इनमें से कौन कौन से स्टेप्स कर सकता हूं, कौन कौन से समझ आती हैं, जो समझ आती है वो करेंगे, जो नहीं आती वहां पे फिगर प्लग इन कर देंगे, अज्यूम फिगर लिख देंगे, अज्यूम्ड है, कोई बात नहीं। अज्यूम्ड फिगर के साथ आप सवाल अगर न्यूमेरिकल पेपर पूरा करके आते हो विद रीजनेबल प्रिपरेशन, अज्यूम्ड फिगर के साथ पेपर पूरा कर रहा हो, फेल इंशाअल्लाह कोई बचा नहीं होता। न्यूमेरिकल कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट एमएफए,
अब वो अकाउंटिंग है आपका, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो टैक्सेशन है, कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप कंप्लीट कराते हो अगर पेपर विद रीजनेबल प्रिपरेशन तो आप फेल इंशाल्लाह नहीं होते। प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे आप फंस के छोड़ आते हो, फंस के टाइम जाया कर देते हो, 20 नंबर 25 नंबर का पेपर ही छोड़ दिया क्योंकि 2 नंबर के स्टेप पे फंसे रहे, रेंटल इनकम की ट्रीटमेंट समझ नहीं आती, 15 मिनट जाया कर दिए, तो फिर तो खुदा ना खासा फेलियर की तरफ हम चले जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमें उसने जो गलतियां बताई वो यही थी, 2 लाख का बैरियर इग्नोर किया गया, और रेंट का इफेक्ट 1 से ले लिया गया, एडवांस का जो इफेक्ट था उसको इग्नोर किया गया, रेंट की टैक्स ट्रीटमेंट उसको में इसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, वर्किंग कैपिटल में 1 से 4 ले लिया गया इंस्टेड इंक्रीमेंटल कैपिटल, जो इंक्रीज का इफेक्ट था वो नहीं लिया गया। बहरहाल इसमें हमारे हिसाब से ज्यादा ट्रिकी सिर्फ रेंटल का था, बाकी चीजें तो आसान ही थी, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। आपके साथी का सवाल है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये आपके साथी का सवाल है कि हमने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेंट को टैक्स की कैलकुलेशन में क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये हमने एक्चुअल कॉस्ट इंकर तो नहीं की। हमने एक जुमला मैंने क्लास में यकीन कभी ना कभी शायद बोला होगा, अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड, ठीक है जी, एक पैसा जो कमाते हो, जो बचाते हो, वो आपकी कमाई है। तो यहां पे बेसिकली आपका हो क्या रहा है कि आप एक कमाई को गंवा रहे हो, यहां पे इनकम लॉस है, तो लॉस ऑफ इनकम इज द कॉस्ट। तो भाई जब इनकम लॉस होगी तो इनकम जब कमानी थी तो उस पर टैक्स ही देना था, इनकम पे टैक्स देना था ना, तो जब इनकम लॉस होगी तो वो टैक्स पेमेंट भी तो कम हो जाएगी ना, ये उसका इफेक्ट है। जब हम यहाँ पे इसको रेंटल का कॉस्ट ट्रीट करते हैं तो कॉस्ट का इफेक्ट क्या आता है हमारे प्रॉफिट पे, टैक्स रिडक्शन का। तो वहां पे हम इनकम कमाते हैं अगर फ्यूचर में तो उस पर टैक्स भी पे करते हैं। अब इनकम अगर हम लूज कर रहे हैं तो उसकी टैक्स पेमेंट भी तो सेव करेंगे ना, तो इसलिए जब हम उसको यहाँ पे चार्ज करते हैं तो इसकी वजह से हमारी टैक्स पेमेंट रिड्यूस हो रही है, तो वो इनकम का टैक्स सेविंग इफेक्ट है। जिस तरह हम कॉस्ट सेविंग लें, जैसे हमें कोई कॉस्ट सेविंग आती है तो कॉस्ट सेविंग फ्यूचर में आएगी तो वो इनकम है, इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह ये इनकम लॉस है, ये हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट पे हमें टैक्स सेविंग लेनी चाहिए, तो हम बाय टेकिंग इट हियर हम इस पे टैक्स सेविंग का इफेक्ट ले रहे हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और स्टूडेंट के ज़हन में कोई सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, ओमेगा लिमिटेड, ऑटम 14 क्वेश्चन 3। सुबह टेस्ट है? नहीं है तो क्या देने को दिल चाह रहा है, क्यों बता रहे हैं मुझे? अगले हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह, टेस्ट ही टेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा इस सवाल में, ये 15 नंबर का सवाल है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल कैश फ्लोज इनफ्लोज आउटफ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर, इग्नोर टैक्सेशन। ये मैंने पिछले साल में भी आपको बताया था, ये जुमला ना भी लिखा हो, दिस इज हाउ वी ट्रीट, हम ऐसे चलते हैं, इग्नोर टैक्सेशन। तो टैक्सेशन तो यहाँ पे नहीं है, वो जिंदगी आसान कर दी उसने। ओमेगा लिमिटेड is the sole distributor of goods produced by ABC Limited, which is leading brand in international market. OL is now planning to establish a factory in collaboration with ABC. The factory would be established on land which was purchased at a cost of 20 million in 2005. The existing market value of the land is 40 million. The cost of the factory building and plant is estimated at 30 million and 100 million. Building 30 की है, plant 100 का है. The factory will produce goods which are presently supplied by ABC. The sale for the first year of production is estimated at 300 million rupees. The existing profit margin is 20% on the sale. As a result of own production, cost per unit would decrease by 10%. The sale price and cost of production per unit, excluding depreciation, are expected to increase by 10% and 8% respectively each year. Sale price ने बढ़ना है, cost में बढ़ना है, depreciation के अलावा cost में बढ़ना है. Following further information is available. ABC Limited would assist in setting up of the factory, for which it would be paid an amount of 10 million at the time of signing of the agreement. Building ABC बनाएगी, 10 million आप उसको signing पे दोगे. In addition, ABC Limited would be paid a royalty equal to 3% of sales. The factory building and installation of plant would be completed and commercial production would start 1 year after the signing of the agreement. अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी डिफरेंट चीज आ गई. हमने DCF assumption में पढ़ा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो मिली जाती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, और पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं. एज अ रिजल्ट 0 से 1 के दरमियान हम पहले रेवेन्यू कॉस्ट इनकर करते हैं, उसका रिजल्ट 1 में आ जाता है. पर यहाँ पे उसने क्लियरली बता दिया कि आप एग्रीमेंट साइन करोगे अभी, लेकिन बिल्डिंग बनने में और प्लांट बनने में 1 साल लग जाएगा. 1 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होगी. इसका मतलब 0 में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो रही, प्रोडक्शन शुरू होगी 1 में. 1 से 2 के दरमियान पहली प्रोडक्शन ईयर सेल ईयर आना है. इसका मतलब पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपके शुरू होंगे 2 से. मतलब 1 में आप कुछ नहीं कमा रहे, कोई यूनिट नहीं बेच रहे. 0 में भी कंस्ट्रक्शन, 0 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, 1 तक कंस्ट्रक्शन ही चलती रही है. 1 में जाके प्लांट रेडी होगा, उससे आगे फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है. ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंट चीज आई है. 50% of the cost of plant would be financed through 5-year loan.
with interest payable annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of 50th year. A working capital injection of 15 million would be required at the commencement of commercial production. Commercial production commence कब होनी है? 1 में, पहले साल के बाद. 1 का मतलब होता है आज से 1 साल बाद. आज से 1 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होनी है, तो आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 में आनी है. OL charges depreciation on factory building and plant under straight line method. OL uses 5-year project appraisal period. The residual value of the factory building and plant after 5 years is estimated at 50 and 10% respectively. The market value of land after 5 years is estimated at 70 million. OL cost of capital is 12%. ये जनाब, ये हमारी कहानी है. एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए और इसमें जो चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन तो हम कर रहे होंगे कल, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि स्टोरी हम इसकी अब्जॉर्ब कर लें. जो पॉइंट आपको जो पूछने में दिक्कत है वो डिस्कस कर लें. इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए. मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाते हुए बताया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेते हैं. यहाँ पे नोट नंबर ये बुलेट में जिक्र किया हुआ है फाइनेंसिंग कैश फ्लोज का भी. 5 साल का लोन लिया जाएगा जिसका इंटरेस्ट सालाना पे होगा और जिसका प्रिंसिपल 5 साल बाद पे किया जाएगा. तो आपको ख्याल रखना है, वी डू नॉट कंसिडर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. वी डू नॉट कंसिडर लोन लेना, लोन पे करना, लोन पे इंटरेस्ट देना. ये सारी चीज़ें इग्नोर होती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में. आल्दो आपके आईकैप के सोल्यूशन में पार्शली इसका कुछ हिस्सा शामिल कर लिया गया है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है. वी विल इग्नोर दैट. एक आप कह सकते हैं एक स्टेप आईकैप ने इसमें शामिल किया वर्किंग में, वो कल इंशाल्लाह उसको मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा. वो आईकैप की गलती है, बाकी सोल्यूशन आईकैप का ठीक है. फॉर्मेट उनका डिफरेंट है, हम अपने फॉर्मेट से करेंगे इंशाल्लाह इसको. तो कल इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करेंगे और अगले सवालों पर भी मूव करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.